हेलो एवरीवन, मैं प्रियंका कुरी आप सबका स्वागत करती हूँ हमारे करंट अफेयर सीरीज़ में। चलिए हम नवंबर मंथ का करंट देखते हैं, कब से कब तक का। तो 1 से 4 नवंबर तक का हम करंट अफेयर्स देखते हैं, ठीक है। अब उसमें मेनली हमारा नेशनल और इंटरनेशनल है। तो हमारा पहला क्वेश्चन है आज का कि भारत का 94 नंबर का जो है वो रामसर साइट कौन बना है, ठीक है। भारत का 94 रामसर साइट कौन सा बना है, कौन से स्थल को हमारा रामसर साइट घोषित किया गया है। तो हमारे क्वेश्चन से ही पता चलता है कि इंडिया में अभी रामसर साइट कितने हैं, तो कितने हो गए हमारे 94, ठीक है। और अगर हम क्वेश्चन की बात करें कि 94 नंबर का कौन सा रामसर साइट है, तो ये हमारे ऑप्शन है और इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, गोगाविल लेक। क्या है? गोगाविल लेक। और ये अब अगर हम बात करें कि गोगाविल लेक की बात करें तो ये कहाँ है, तो ये आपके बिहार में है। कहाँ? बिहार में, बिहार के स्पेशली कटिहार जिले में। कहाँ? कटिहार जिले में। इसके अलावा अगर हम बात करें कि यह 94 है, तो इससे पहले के जो थे, जो लेटेस्ट रहे होंगे, वो कौन कौन से थे, तो इससे पहले 93 थे, 92 और 93 नंबर का भी आपका बिहार में ही देखने को मिलेगा। जो रामसर साइट है वो कौन कौन से थे, एक तो आपका गोकुल था, गोकुल जलाशय, ठीक है, और दूसरा था उदयपुर झील। अब यहाँ पे ये राजस्थान की उदयपुर की बात नहीं की जा रही है, बिहार की ही बात की जा रही है। एक है आपका ये बक्सर ज़िले में है और एक ये है आपका चंपारण ज़िले में। और ये गोगाविल लेक की बात करें तो ये कटिहार डिस्ट्रिक्ट में है, ठीक है। तो ये होगी बिहार की बात की। 92, 93 और 94 नंबर का जो रामसर है हमारा है, रामसर साइट है, जो हमारा आर्द्रभूमि है, वो आर्द्रभूमि कहाँ लोकेटेड है, तो वो बिहार में, ठीक। और अगर आप बात करें बिहार में कितने रामसर साइट हैं या कितने आर्द्रभूमियाँ वहाँ संरक्षित है, तो कितने, उसकी संख्या है 6। कितनी संख्या? अब देखें हम आर्द्रभूमि के बारे में या रामसर साइट के बारे में, तो क्या है, तो ये आप देखोगे यहाँ पे 2 फरवरी 1971, ठीक है, 2 फरवरी 1971 में ईरान के एक शहर में हुआ था आपका रामसर कन्वेंशन, ठीक है। रामसर की घोषणा हुई थी, वहाँ पे रामसर कन्वेंशन हुआ था। वहाँ पे ये हुआ था कि आर्द्रभूमियों के संरक्षण के लिए उनको रामसर साइट घोषित कर दिया जाएगा। और हम हर साल 2 फरवरी को आर्द्रभूमि डे मनाया जाता है, ठीक है। कब मनाया जाता है? अगर वेटलैंड डे की बात की जाए तो वेटलैंड डे कब मनाया जाता है, तो हमेशा 2 फरवरी को मनाया जाता है। और इसकी ये कब से, ये रामसर कन्वेंशन कब हुआ था? 2 फरवरी 1971 में। कहाँ हुआ था? ईरान शहर में हुआ था, ठीक है। और ये यूनेस्को की एक ट्रीटी है। किसकी ट्रीटी है? तो यूनेस्को की। ये हो गई कि हमारे रामसर क्या होता है, रामसर कन्वेंशन कब हुआ था, ठीक है, आर्द्रभूमि दिवस कब हम मनाते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पे ये जो चीज़ें लिखी हुई है मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ। तो 92 नंबर का अपना 92 नंबर का कौन सा है, तो गोकुल जलाशय है। इसके बाद 93 नंबर का कौन सा है, तो आपका उदयपुर झील है। 94 नंबर का अब क्या हो गया, तो गोगाविल लेक हो गया है, ठीक है। और ये सब कहाँ लोकेटेड है, तो बिहार में ही लोकेटेड है, ठीक। अब आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 2025 वुमेन क्रिकेट वर्ल्ड कप का आयोजन। इसके अलावा जो आर्द्रभूमि के बारे में मैंने आपको बताया, आर्द्रभूमि सबसे ज़्यादा कौन से राज्य में है, तो तमिलनाडु में है। तमिलनाडु में है, अप्रॉक्स 20 वेटलैंड्स वहाँ संरक्षित है, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन की बात करें कि 2025 वुमेन्स क्रिकेट वर्ल्ड कप का आयोजक कंट्री या होस्ट कंट्री कौन था, ठीक है। तो आप जानते होंगे कि वुमेन वर्ल्ड कप में अभी हमारी इंडिया जीती है। ये पहली बार हुआ है 54 सालों में कि हमारी इंडिया जीती है, हम वर्ल्ड कप उठा लिए हैं, ठीक है। तो अब बात करें कि आयोजक कंट्री कौन कौन थी, तो आयोजक कंट्री ये हमारे ऑप्शन है और इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, ए और बी। इंडिया और श्रीलंका मिल के दोनों ने ये होस्ट किया था। अब अगर थोड़ी सी और डिटेल में बात करें तो अभी आपको पता होगा इंडिया जीती है, ठीक। और किसके अगेंस्ट जीती है, तो साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट जीती है। अब अगर हम बात, और आप फाइन देखे होगे कि सेमीफाइनल मैच किसके बीच में खेला गया था, तो इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में खेला गया था। वो ऑस्ट्रेलिया को हरा के हम फाइनल में गए। और फाइनल मैच कौन से स्टेडियम में खेला गया था, तो DY पाटिल स्टेडियम में। और ये कहाँ है आपके, तो ये नवी मुंबई में है। कहाँ? नवी मुंबई में है। अब थोड़ा सा और देखते हैं, अगर होस्ट की ही बात करें कि इंडिया से पहले और कितने बार होस्ट कर चुका है वर्ल्ड कप को, या कितने बार, तो इससे पहले वो ये चौथी बार था। इससे पहले 3 और बार वो होस्ट कर चुका है। और कब कब की बात करें तो 1978, 1997 और 2013, ठीक है। तो अगर कहीं कभी क्वेश्चन ये आ जाए कि इंडिया इससे पहले और कितने बार होस्ट कर चुका है वर्ल्ड कप, वुमेन्स वर्ल्ड कप, तो कितने बार, 3 बार और कर चुका है। टोटल मिला के 4 बार हो गया। और कब कब, 1978, 1997 और 2013। और 2013 के बाद अभी 2025 में संयुक्त रूप से श्रीलंका के साथ। अगर हम बात करें फिर हमारे मैच की, तो मैच की अवधि क्या थी, कब से कब तक ये खेला गया था, तो 30 सितंबर से लेकर 2 नवंबर तक। 30 सितंबर से लेकर 2 नवंबर तक। कुल कितने टीमों ने पार्टिसिपेट की थी, तो 8 टीमों ने पार्टिसिपेट की थी। ये कौन सा एडिशन था, तो 13वां एडिशन
कंडीशन था, ठीक। और इसके अलावा फाइनल का मैं स्थल आपको बता चुकी कि ये नवी मुंबई में था। इसके अलावा विजेता भी बता चुकी आपको कि भारत था। अब देखिए ये कुछ इंपॉर्टेंट हमारे वन लाइनर फैक्ट हो जाते हैं, जैसे प्लेयर ऑफ द मैच किसे दिया गया, तो शेफाली वर्मा को। किसे? शेफाली वर्मा को प्लेयर ऑफ द मैच। इसके अलावा प्लेयर ऑफ द सीरीज की बात करें तो दीप्ति शर्मा, सर्वाधिक विकेट लेने वाली भी दीप्ति शर्मा ही है। कितने विकेट लिया है उन्होंने, तो 17 विकेट लिया है। इसके अलावा हम बात करें कि सर्वाधिक रन कौन लिया है, सर्वाधिक रन किसने बनाया है, तो लॉरा वॉल्वेट, ये साउथ अफ्रीका की ही है। कौन है? लॉरा वॉल्वेट, ठीक। कितना रन? 571। इसके अलावा अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया में सबसे ज़्यादा किसने बनाया रन, तो स्मृति मंधाना। किसने? स्मृति मंधाना ने। तो ये हो गया हमारे वुमेंस वर्ल्ड कप के बारे में बात। अब अगर हम बात करें हमारे तीसरे क्वेश्चन की, भारत का दूसरा यूनेस्को सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी, ठीक, किसे घोषित किया गया है, तो भारत का दूसरा शहर। तो सबसे पहली बात तो ये पहला शहर है नहीं, दूसरा शहर है। और यूनेस्को सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी, तो ये हमारे ऑप्शन है और इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए लखनऊ। क्या होगा? ऑप्शन ए लखनऊ। अब अगर बात करें कि ये दूसरा शहर है तो पहला शहर कौन सा है, तो पहला शहर आपका हैदराबाद है। आपको पता होगा कि हैदराबाद का जो कल्चर है, वहाँ का जो खान पान है वो यूनिक है। वहाँ की बिरयानी बहुत ज़्यादा फेमस है, वहाँ का बोलचाल फेमस है, वहाँ नवाब वगैरह रहते हैं, तो वहाँ का कल्चरल एक्टिविटी भी अलग हो जाती है, थोड़ी सी यूनिकनेस है वहाँ। तो हम अगर पहले सिटी की बात करें कि यूनेस्को द्वारा यूनेस्को ऑफ सिटी का दर्जा किसको पहले दिया गया है, तो हैदराबाद को दिया। अब दूसरा कौन है, तो लखनऊ, उसमें भी किस श्रेणी में दिया गया है, तो गैस्ट्रोनॉमी। अब यहाँ पे बात करें गैस्ट्रोनॉमी का क्या है, तो वहाँ की व्यंजन, ठीक है, जो पारंपरिक, जैसे हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ की है अगर मैं बात करूँ तो छत्तीसगढ़ में हमारे यहाँ जो चीला बनाया जाता है, मुठिया वगैरह बनाया जाता है, ठेठरी खुरमी है, तो ये हमारे यहाँ की विशिष्ट व्यंजन हो जाती है, हमारे उसको बनाने की एक स्पेसिफिक विधि हो जाती है। वैसे ही जो लखनऊ का वहाँ अगर कुछ देखें आप, जैसे यहाँ पे दम पुख्त, गलौटी कबाब, बिरयानी और निहारी कुलचा, ये सब जो हैं, ठीक है, जो वहाँ के पारंपरिक व्यंजन है, वहाँ के कल्चरल चीज़ें हैं, उसको बनाने की विधियाँ हैं, वो यूनिकनेस है, तो उसी के लिए ये लखनऊ को दिया गया है, ठीक। आपको ये लखनऊ को उसकी खाने की यूनिक कल्चर, साड़ी, पुराने ट्रेडिशनल और उसके बेहतर कल्चरल प्रैक्टिसेस, पाक पद्धतियों के लिए दिया जाता है, ठीक। लखनऊ को यूनेस्को द्वारा क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी का दर्जा दिया गया है। दूसरा शहर है, बता चुकी, लखनऊ को किसके द्वारा दिया गया है ये दर्जा, तो यूनेस्को के द्वारा दिया गया है, ठीक। ये सब आप पढ़ लीजिएगा, सेम चीज़ें हैं जो मैंने आपको बताई हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें कि यूनेस्को की, तो यूनेस्को का आपका फुल फॉर्म क्या होता है, तो यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। और ये काम किसके लिए करता है या किस क्षेत्र में काम करता है, तो नाम से ही स्पष्ट है, एजुकेशनल है, साइंटिफिक है और कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन है। तो एजुकेशनल है तो एजुकेशन के लिए, साइंटिफिक है तो साइंस के लिए, कल्चरल है तो आर्ट एंड कल्चर के विषय में ये काम करेगा, उस क्षेत्र में ये काम करेगा। अगर इसकी फाउंडेशन की बात करें तो कब फाउंडेशन है इसका, तो 16 नवंबर 1945। कब है? 16 नवंबर 1945। और ये यूनाइटेड नेशन की ही एक एजेंसी है। अब इसके चेयरपर्सन की बात करें तो चेयरपर्सन ये हाल ही में बहुत ज़्यादा चर्चित थे, तो कौन है? खालिद अल इनान। कौन है? खालिद अल इनान। अब अगर बात करें कि क्यों चर्चित थे, तो अरब देश से आने वाली ये पहले चेयरपर्सन है। और कौन से देश से ये संबंधित है, तो मिस्र से। तो ये हमारे लिए एक और फैक्ट हो जाता है। तो यूनेस्को के बारे में भी वन लाइनर फैक्ट बहुत बनता है, हमारे पेपर 7 का पार्ट है मेंस का, आपके इंटरव्यू के लिए भी काम आएगा। तो पहले हमने यूनेस्को का फुल फॉर्म क्या देखा कि यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। इसके अलावा इसका गठन कब हुआ गया है, तो 16 नवंबर 1945 में। चेयरपर्सन कौन है, तो खालिद अल इनान। वो कौन से देश से संबंधित है, तो मिस्र से और अरब देश से आने वाले वो पहले चेयरपर्सन है, ठीक। और ये यूनाइटेड नेशन की एक स्पेशल एजेंसी है। तो ये हो गया। अब इसके बाद चौथे क्वेश्चन की बात करें तो रूस द्वारा परीक्षण किए गए दुनिया का पहले परमाणु संचालित अंडर वाटर ड्रोन की बात की गई। किसकी? अंडर वाटर ड्रोन की। अंडर वाटर ड्रोन का नाम क्या है, तो ये ऑप्शन है और इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, पोसेडॉन। कौन सा? पोसेडॉन। अभी कुछ दिनों पहले मैंने आपको बताया था कि उसने न्यूक्लियर कैपेबल या न्यूक्लियर पावर्ड एक मिसाइल का भी लॉन्च किया था रशिया ने, और ये उसका नाम क्या था, तो व्यूरे वेस्तनिक। और अभी ये किसकी बात की जा रही था, अंडर वाटर ड्रोन की, और उसका नाम क्या है, तो पोसेडॉन। अब इसकी भी विशेषता ये है कि ये भी न्यूक्लियर पावर्ड है। क्या है? न्यूक्लियर पावर्ड। जो आप पनडुब्बी वगैरह देखते हो वो न्यूक्लियर वगैरह ले जाती हैं, वो न्यूक्लियर पावर्ड होती नहीं थी, मतलब कि आपके परमाणु से चलने वाली चीज़ें होती नहीं थी, लेकिन अब ये न्यूक्लियर पावर्ड होकर परमाणु से चलने वाली होगी, ये कैपेबल होगी, ठीक है। इसके बाद का आ रहे तो इसके बारे में थोड़ा और डिटेल में देखिए। तो रशिया ने पोसेडॉन अंडर वाटर ड्रोन का सक्सेसफुली टेस्ट किया है। दुनिया का पहला न्यूक्लियर पावर अंडर वाटर ड्रोन है, तो इसलिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये क्या है? दुनिया का पहला अंडर वाटर ड्रोन है, न्यूक्लियर पावर्ड, ठीक है। वैसे तो बहुत सारे अंडर वाटर ड्रोन बने हैं, बट न्यूक्लियर पावर्ड की बात की जाए तो ये पहला है। और न्यूक्लियर पावर्ड मिसाइल की भी बात की जाए तो वीरोस्तनिक पहला है, ठीक। तो रशिया इसलिए अभी आजकल चर्चा में। इसके अलावा अगर पोसेडॉन की बात करें तो ये बता चुकी मैं
इसके अलावा इसकी स्पीड की बात करें तो स्पीड कितना है, तो 185 किलोमीटर पर आवर, कितना 185 किलोमीटर पर आवर। और इसकी टेस्टिंग की बात करें तो पहला 2017 में इसकी टेस्टिंग की गई थी और हाल ही में इसका 2025 में इसका टेस्टिंग किया गया है 2 बार, ठीक है। तो ये यहाँ पे गलत लिखा है तो इसको मत देखिएगा। और इसकी स्पीड कितनी हमने देखा तो ये 185 किलोमीटर पर आवर। हाल ही में रशिया ने न्यूक्लियर पावर्ड वीरोस्तनिक मिसाइल का भी टेस्ट किया है, ये आपको मैं ऑलरेडी प्रीवियस क्लास में बता चुकी हूँ। इसके अलावा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में पहले रक्षा ईवी, ठीक है, का नाम क्या है। व्हाट इज द नेम ऑफ इंडिया फर्स्ट डिफेंस ईवी। डिफेंस ईवी से ही समझ में आ रहा है कि डिफेंस की बात कर रहा है, सेना की बात कर रहा है। ईवी यानी कि इलेक्ट्रिकल व्हीकल की बात कर रही है। तो जो भी हमारे इलेक्ट्रिकल व्हीकल होंगे डिफेंस में यूज़ किए जाएंगे, हमारे सेना में यूज़ की जाएगी, उसका नाम क्या होगा। तो उसका नाम क्या होगा, हमारे ऑप्शन क्या होगा, ये ऑप्शन बी वीर ईवी। क्या, वीर ईवी, वीर इलेक्ट्रिकल व्हीकल हमारा नाम होगा, ठीक है। इसके बाद बात करें हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हर साल 1 नवंबर को भारत में कितने राज्यों का स्थापना दिवस मनाया जाता है। हर साल 1 नवंबर को। अब 1 नवंबर में हमारे यहाँ अभी राज्योत्सव चल रहा है, तो अगर हम छत्तीसगढ़ की बात करें उसका हम सेपरेट वीडियो ले आएंगे। जितना भी राज्योत्सव में जो भी कार्यक्रम हो रहे हैं हमारे एग्जाम परस्पेक्टिव से, चाहे वो हमारे इंटरव्यू हो, मेन्स हो, प्रीलिम्स हो या अमीन पटवारी हो, उसके लिए वो कैसे यूजफुल होगा, तो एक सेपरेट वीडियो जब पूरा खत्म हो जाएगा तब लाया जाएगा, ठीक है, ताकि एक ही वीडियो में हमको सारा कंटेंट मिल जाए। अब अगर बात करें हम 1 नवंबर की, तो आपको पता होगा कि हमें अभी नया रायपुर में 1 से 5 नवंबर तक हमारे यहाँ क्या मनाया जा रहा है, राज्योत्सव मनाया जा रहा है। इसके अलावा डिस्ट्रिक्ट में 3 दिवसीय, हर डिस्ट्रिक्ट में 2 तारीख के बाद से 3 दिवसीय चलाया जा रहा है राज्योत्सव कार्यक्रम। तो ये तो हो गई छत्तीसगढ़ की बात। तो हमको ऑलरेडी पता है कि छत्तीसगढ़ उसमें शामिल है। तो अभी पूछा है कि भारत में कितने ऐसे राज्य हैं जो अपना स्थापना दिवस 1 नवंबर को मनाते हैं। तो ये ऑप्शन है और इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी 8। अब 8 में से एक तो हमारा छत्तीसगढ़ ही हो गया, तो बाकी 7 कौन कौन से हैं, तो उसके इजीली वे में याद करते हैं। अगर इजी वे में याद करें तो मान लीजिए कि ये हमारा छत्तीसगढ़ है। क्या है, छत्तीसगढ़। तो इसके 2 आप मान ले, इसके 2 आपके पड़ोसी राज्य, एक हो गया मध्य प्रदेश और एक हो गया आंध्र प्रदेश। तो कितने हो गए, 3, 1 2 3। इसके अलावा आप नीचे चले जाइए तो कर्नाटका, फिर केरला और आपका तमिलनाडु। तो ये हो गया 3, तो 3 3 6। इसके अलावा आप यहाँ पे पंजाब और हरियाणा दोनों में यही रहते हैं, तो ये हो गया 7 और 8। तो ये ऐसे हो गए 8। ये 8 ऐसे राज्य हैं जो अपना स्थापना दिवस कब मनाते हैं, तो 1 नवंबर को मनाते हैं। कौन कौन से हैं, तो हमने इजीली देखिएगा, छत्तीसगढ़ है, उसके 2 संलग्न राज्य हैं, हमारे पड़ोसी राज्य हैं मध्य प्रदेश और आंध्र प्रदेश। इसके अलावा आप नीचे साइड दक्षिण में चले जाइए, दक्षिण भारत में चले जाइए तो कर्नाटका, केरल और तमिलनाडु। और ऊपर में जहाँ पंजाबीस रहते हैं आप वहाँ चले जाइए, सिख समुदाय जहाँ मेनली पाया जाता है, कहाँ, तो पंजाब और हरियाणा, ठीक। अब अगर इनके थोड़ा सा डिटेल में देखें तो 1 नवंबर को 8 राज्यों ने स्थापना दिवस मनाई। कौन कौन है मैं बता चुकी। इसके अलावा इसमें से जो मैक्सिमम लोग हैं, हाँ आपको पता होगा कि हमारा जो राज्य है छत्तीसगढ़ वो तो मध्य प्रदेश से अलग होकर बना है। इसके अलावा लेकिन जो और भी बहुत सारे राज्य वो किसी राज्य से टूटे नहीं हैं। और फजल अली आयोग की अध्यक्षता में जो आपका स्टेट रिकॉग्निशन एक्ट 1957 लाया गया था, ठीक है, राज्य पुनर्गठन अधिनियम लाया गया था, उसके अधिनियम के तहत ये उन राज्यों का गठन किया गया था, ठीक। इसके बाद पंजाब की अलग से बात करें तो पंजाब कब बना था, 1966, पढ़ लीजिएगा इसको। और इसके बाद बात करें हमारा 7वां क्वेश्चन, चवांगकूट महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है। क्या है चवांगकूट। अब ये हमारे ऑप्शन है और इसका सही आंसर है ऑप्शन सी मणिपुर। कौन सा, ऑप्शन सी मणिपुर। अब यहाँ पे हम चवांगकूट की बात करें तो चवांग का मतलब होता है शरद ऋतु, इसका मतलब होता है शरद ऋतु, और कूट का मतलब होता है फसल, ठीक है। कूट का मतलब क्या होता है, फसल। अब क्या होता है कि ये अच्छी फसल की कामना हेतु देवी की पूजा पाठ की जाती है। जैसे हमारे छत्तीसगढ़ में जो आदिवासी समुदाय हैं, बीज बोनी हो गया और डिफरेंट चीज़ें हो गई, अक्ति वगैरह हो गई, ये हम क्यों मनाते हैं, हमारे ताकि हमारे यहाँ फसल अच्छी हो सके। और भी बहुत सारे त्यौहार मनाए जाते हैं। तो वैसे ही मणिपुर का एक त्यौहार है जिसका नाम है चवांगकूट, वो कहाँ मनाया जाता है, मणिपुर राज्य में मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है, तो अच्छी फसल की कामना के लिए, ठीक है। इसके अलावा देखिए इसके बारे में थोड़ा सा और, तो 1 नवंबर को मणिपुर में चवांगकूट फेस्टिवल मनाया जाता है, ठीक है। और ये फेस्टिवल कौन कौन सी जनजाति द्वारा बनाई जाती है, तो कुकी, चीन और मिजो। कौन कौन, कुकी, चीन और मिजो ट्राइब के द्वारा। तो एक क्वेश्चन तो हमारा प्रीलिम्स के लिए फैक्चुअली यही हो गया कि कुकी, चीन और मिजो जो समुदाय है वो कहाँ पाया जाता है, तो आपका मणिपुर में पाया जाता है, मणिपुर राज्य में, ठीक है। इसके अलावा मैतेई भी पाया जाता है, आपने सुना होगा, बहुत ज़्यादा अभी हाईलाइटेड था। इसके अलावा इस फेस्टिवल को कूट फेस्टिवल के नाम से भी जाना जाता है। हार्वेस्ट फेस्टिवल है, ठीक है, फसल के लिए, अच्छी फसल की कामना के लिए होता है, और ये आपको मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ। अब आते हैं हमारे 8वें क्वेश्चन में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है हमारे लिए, ठीक है, हमारे स्पोर्ट्स में। फीडे शतरंज विश्व कप 2025 ट्रॉफी
तो एक तो ये है कि फीडे शतरंज विश्व कप यहाँ की बात की जा रही है, जो फीडे शतरंज विश्व कप 2025 है उसकी बात की जा रही है, ठीक है। तो वो कहाँ आयोजक हो रहा है, तो कहाँ आयोजन उसका किया जा रहा है, एक तो गोवा में आयोजन किया जा रहा है। अब इसके बाद उस वर्ल्ड कप में जो ट्रॉफी दी जाएगी उस ट्रॉफी का यहाँ पे नाम पूछा जा रहा है कि ट्रॉफी का नाम भारत के किस शतरंज खिलाड़ी के नाम पे रखा गया है, और ये ऑप्शन है, और इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, विश्वनाथ आनंद। कौन होंगे? विश्वनाथ आनंद। ट्रॉफी की बात की जा रही है ना, फिडे जो हमारा फिडे शतरंज विश्व कप, शतरंज वर्ल्ड कप 2025 है, उस ट्रॉफी का नाम क्या है? हमने पहला क्या दिया कि फिडे शतरंज विश्व कप है वो कहाँ आयोजन हो रहा है, तो गोवा के भारत में हो रहा है, ठीक है, गोवा भारत में हो रहा है। इसके बाद उस जो ट्रॉफी है, ट्रॉफी का नाम किसके नाम पे रखा गया है, तो विश्वनाथ आनंद के नाम पे उस ट्रॉफी का ही नाम रख दिया गया है। अब इसके बारे में थोड़ा सा और डिटेल देखते हैं कि फिडे शतरंज विश्व कप के बारे में। तो इसका आयोजन कब से कब किया जाएगा, तो 31 अक्टूबर से 27 नवंबर तक किया जाएगा। कब तक से किया जाएगा, तो इसका डेट की बात करें तो 31 अक्टूबर से 27 नवंबर तक। कहाँ किया जा रहा है, तो गोवा में किया जा रहा है, ठीक। ट्रॉफी का नाम ये मैं बता चुकी कि विश्वनाथ आनंद के नाम पे ये ट्रॉफी का नाम रखा गया है। यह नाम भारत के पहले चेस प्लेयर या पहले ग्रैंड मास्टर, और हमारे जो पहले ग्रैंड मास्टर ये जो विश्वनाथ आनंद कब बने थे, तो 1988 में। कब बने थे? 1988 में। तो उनके नाम पे ये रखा गया है, ठीक है। इसके बाद बात करें फिडे चेस वर्ल्ड कप के बारे में, तो ये डेट आपको पता है, लोकेशन बता दी मैं, होस्ट इंडिया है, और उसके साथ मिलके कौन है, तो आपका फिडे और ऑल इंडिया चेस फेडरेशन, ये आपका इंटरनेशनल है, ठीक है। और पार्टिसिपेंट कितने हैं, तो 206। कौन सा एडिशन है? 11वें नंबर का है। और ये वर्ल्ड कप जो जीतेगा वो तीन खिलाड़ी कैंडिडेट टूर्नामेंट 2026 में खेलेंगे। जो चेस का कैंडिडेट टूर्नामेंट होता है उसमें ये पार्टिसिपेट करेंगे, खेलेंगे। कौन, कितने खिलाड़ी? 3 खिलाड़ी। अब ऑल इंडिया चेस फेडरेशन के बारे में बात करें, ये आपके पेपर 7 के पार्ट 2 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ऑल इंडिया चेस फेडरेशन की बात करें तो चेस को रेगुलेट करने के लिए हमारे इंडिया में ये गवर्निंग बॉडी है, ठीक है। स्थापना कब हुआ है, तो 1951 में हुआ है। हेडक्वार्टर का है, न्यू दिल्ली में है। और इसके चेयरपर्सन कौन है या प्रेसिडेंट कौन है, तो कौन है? नितिन नारंग। कौन है? नितिन नारंग। अब बात करें विश्वनाथ आनंद की, तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी कि 1928 में ये हमारे पहले ग्रैंड मास्टर बने थे, ठीक है। इसके अलावा अगर इनके अवार्ड्स की बात करें तो 1985 में, ठीक है, इनको अर्जुन अवार्ड मिला था। फिर 1987 में इनको पद्मश्री मिला था। इसके अलावा आपको यहाँ पे लिखा हुआ मिल जाएगा कि 1988 में ये पहले ग्रैंड मास्टर बने थे। फिर 5 टाइम वर्ल्ड चैंपियन भी बने थे। अब अगर वर्ल्ड चैंपियन की मैं बात करूँ तो वर्ल्ड चैंपियन कब बने थे, तो 2000, 2007, 8, 2010 और 12। 2000, 2007, 8, 10 और 12 में ये कब बने थे? 5 बार ये मायने रखता है। अभी डी गुकेश जो बने हैं वर्ल्ड चैंपियनशिप, वो 18 साल की एज में बने, तो वो तो यंगेस्ट बने हैं। लेकिन इससे पहले भी हमारे इंडिया में 5 बार किसके नाम पे है ये किताब, तो विश्वनाथ आनंद के नाम पे है। तो ये आपके ईयर्स हो गए। इसके बाद राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार उनको कब मिला है, तो 91-92 में मिला है। पद्मश्री में बता चुकी 87 में मिला है। पद्म विभूषण की बात करें तो 2008 में मिला है। इसके अलावा इलेक्टेड ड्यूटी प्रेसिडेंट ऑफ द वर्ल्ड चेस फेडरेशन कब इलेक्टेड हुए थे, तो 2022 में। तो ये विश्वनाथ आनंद के बारे में बात हो गया। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के पहला डिजिटल जनजातीय स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय कहाँ है, ठीक है। फर्स्ट डिजिटल ट्राइबल फ्रीडम फाइटर, तो एक तो डिजिटल है, ऊपर से फ्रीडम फाइटर की बात किया जा रहा है। और कौन सा फ्रीडम फाइटर? ट्राइबल, यानी कि आदिवासी की बात किया जा रहा है, ठीक। तो आदिवासी डिजिटल जनजातीय स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय, ऑफकोर्स इसका आंसर आप सभी को पता ही होगा अगर आप थोड़ा बहुत भी अपडेटेड होंगे। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ का नवा रायपुर, ठीक है। और उसका उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है, तो 1 नवंबर को हमारे प्रधानमंत्री जब आए थे नरेंद्र मोदी अभी राज्योत्सव में, तो उनके द्वारा ये उद्घाटन किया गया है। इसके बारे में मैं ऑलरेडी आपको प्रीवियस क्लासेस में बता चुकी हूँ, ठीक। भारत का पहला डिजिटल ट्राइबल फ्रीडम फाइटर है। अब अगर बात करें हमारी ये जो और इसका इनॉग्रेशन किसके द्वारा किया गया है, तो पीएम मोदी के द्वारा किया गया है। इसके बाद हम बात करें शहीद वीर नारायण सिंह की, तो आपको पता होगा कि 1857 की जो क्रांति थी, या छत्तीसगढ़ के अगर पहले स्वतंत्रता के फ्रीडम फाइटर या पहले फ्रीडम फाइटर की हम बात करें तो किसका नाम आता है, तो वीर नारायण सिंह की बात की जाती है। इसके बारे में ये डिफरेंट बातें लिखी हैं, आप पढ़ लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना। इसके बाद आप देखोगे कि हाल ही में एकता दिवस मनाया गया था। तो एकता दिवस किसके जन्म दिवस के उपलक्ष्य में मनाया जाता है, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। किसके? सरदार वल्लभ भाई पटेल के उपलक्ष्य में, उनके जन्म दिवस में हम क्या मनाते हैं 31 अक्टूबर को एज अ एकता दिवस, यूनिटी डे के रूप में। तो ऐसी ये डिफरेंट चीज़ें हैं नेताओं के नाम पे जो हम मनाते हैं। जैसे कि अगर उसको देख लें तुरंत, तो महात्मा गांधी का जन्म दिवस हम कब मनाते हैं, तो 2 अक्टूबर को। और उस दिन हम क्या मनाते हैं, तो इंटरनेशनल नॉन वायलेंस डे,
क्या इंटरनेशनल नॉन वायलेंस अहिंसा दिवस, क्या है अहिंसा दिवस। तो महात्मा गांधी के जन्म दिवस लाल बहादुर शास्त्री का भी जन्म हुआ था, ठीक है। लाल बहादुर शास्त्री और महात्मा गांधी का एक ही दिन पे है 2 अक्टूबर को। और उस दिन और क्या मनाते हैं तो अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस। इसके बाद स्वामी विवेकानंद का जन्म कब हुआ था तो 12 जनवरी को हुआ था। अब अगर बात करें 12 जनवरी को हम क्या मनाते हैं तो नेशनल यूथ डे, क्योंकि वो जो यूथ हैं आज की यंग जो जनरेशन है उनके लिए प्रेरणा की स्रोत है, तो नेशनल यूथ डे मनाया जाता है, ठीक है। इसके बाद क्या पंडित जवाहरलाल नेहरू, तो आप सभी को पता होगा 14 नवंबर को चिल्ड्रंस डे मनाया जाता है। इसके बाद भीमराव अम्बेडकर की बात करें तो यहाँ पे ये गलत लिखा हुआ है, आपका आएगा यहाँ पे 26 नवंबर। क्या आएगा 26 नवंबर। आप सभी को पता होगा कॉन्स्टिट्यूशन में आप पढ़ते होंगे कॉन्स्टिट्यूशनल डे या अम्बेडकर जयंती मनाया जाता है। अब अगर इनकी डेट ऑफ बर्थ की मैं बात करूँ तो कब आएगा 14 अप्रैल। कब आएगा 14 अप्रैल, ठीक है। अंबेडकर जयंती आपके क्या बोलते हैं बी आर अम्बेडकर की बात करें तो उनका जन्म कब हुआ था तो 14 अप्रैल को हुआ था मध्य प्रदेश में, ठीक है। और कॉन्स्टिट्यूशनल डे की बात की जाए तो कॉन्स्टिट्यूशनल डे कब मनाया जाएगा तो 26 नवंबर को मनाया जाएगा। इसके बाद नेताजी सुभाष चंद्र बोस, नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म कब हुआ था तो 23 जनवरी। कब 23 जनवरी को मनाया जाता है नेताजी सुभाष चंद्र बोस, ठीक है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस दिवस ये, और उस दिन उनके ये 23 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है तो पराक्रम दिवस के रूप में। तो कभी भी अगर पूछे पराक्रम दिवस कब मनाया जाता है तो 23 जनवरी को। फिर अटल बिहारी वाजपेयी 25 दिसंबर, आपको पता होगा गुड गवर्नेंस डे। पिछले बार ही हमारी सरकार ने ऐलान किया था कि हमारे यहाँ गुड गवर्नेंस या फिर सुशासन दिवस मनाया जाता है, तो कब 25 दिसंबर को। इसके अलावा राजीव गांधी दिवस या 20 अगस्त को मनाया जाएगा, और उस दिन क्या मनाया जाता है तो सद्भावना दिवस। ये वन लाइनर फैक्चुअल हमारे अमीन पटवारी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, हमारे इंटरव्यू के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि सद्भावना दिवस कब मनाया जाएगा तो आपको 20 अगस्त को मनाया जाएगा। इसके अलावा सुशासन डे गुड गवर्नेंस डे कब मनाया जाता है तो 25 दिसंबर को। यूनिटी डे कब मनाया जाता है तो 31 अक्टूबर को। कॉन्स्टिट्यूशनल डे कब मनाया जाता है तो 26 नवंबर को। नेशनल यूथ डे किसकी याद में मनाया जाता है तो स्वामी विवेकानंद। कब मनाया जाता है तो 12 जनवरी को, ठीक। ये हो गए हमारे। इसके अलावा हम बात करें कि अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन ISA की 8वीं सभा का आयोजन कहाँ किया गया, तो ये हमारे ऑप्शन है, उसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी न्यू दिल्ली, ठीक है। ऑप्शन सी न्यू दिल्ली। अब अगर हम ISA की बात करें तो आपको पता होगा कि जो COP21 हुआ था, COP21 कब हुआ था तो आपका 2015 में हुआ था, जिसको हम लोग किस नाम से भी जानते हैं तो पेरिस सम्मेलन के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। आपको पता होगा ये क्लाइमेट चेंज को लेके कोप का आयोजन किया जाता है, तो वहाँ पे इसका गठन किया गया था। और किसने किया था तो इंडिया और फ्रांस ने मिलकर किया था। तो दो चीज़ें यहाँ पे स्पष्ट हो जाती है कि पहली बात तो इसका गठन कब किया गया था तो 2015 में। कौन सा अवसर था तो COP21। किसने मिलकर किया था तो इंडिया और फ्रांस ने। इसमें अप्रॉक्स अभी 124 कंट्रीज मेंबर कंट्रीज हैं, ठीक है। लास्टली जो अपडेटेड है वो कौन था तो वो है मालडोवा। कौन सा मालडोवा, ठीक है। और ये किसके लिए काम करता है तो रिन्यूएबल एनर्जी या फिर सौर ऊर्जा पे काम करता है। 2030 तक इसका लक्ष्य है कितना 1000 गीगावाट एनर्जी जनरेशन का है, सोलर एनर्जी जनरेशन का इसका लक्ष्य है। तो ये हो गया हमारे मेन किसके बारे में ISA के बारे में। इसके अलावा अगर इंडिया इसका गठन किया है तो इसका हेडक्वार्टर भी बात करें तो हेडक्वार्टर भी कहाँ है हमारे तो हरियाणा के गुरुग्राम में। कहाँ हरियाणा के गुड़गांव या गुरुग्राम बोल लीजिए, वहाँ इसका क्या है आपका हेडक्वार्टर है। तो ये ISA की मोटा मोटी बात हो गई। अब यहाँ पे देखें तो इंटरनेशनल सोलर अलायंस की 8वीं असेंबली कहाँ मनाई गई न्यू दिल्ली में। उसका इनॉग्रेशन किया गया किसके द्वारा किया गया है तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा किया गया है, ठीक है। अब अगर यहाँ पे स्पेशल बात करें कि इस असेंबली की क्या मेन की पॉइंट है या हमारे लिए कैसे इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो यहाँ एक नई पहल की शुरुआत की गई है सनराइज़ पहल की। किसकी सनराइज़ पहल की, तो अगर एग्जाम में पूछे सनराइज़ पहल किससे संबंधित है तो ISA से, अंतर्राष्ट्रीय सोलर उससे है, अलायंस से है। अब इसका अगर सनराइज का हम फुल फॉर्म देखें तो क्या होगा सोलर अपसाइक्लिंग नेटवर्क फॉर रिसाइकलिंग इनोवेशन स्टेक होल्डर इंगेजमेंट, ठीक है। इसको पॉज करके आप पढ़ लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। और अगर हम बात करें कि ये पहल जो है वो काम क्या करेगा, तो वो पहल क्या काम करेगा, जो हमारे पुराने सोलर पैनल्स हैं जो क्षतिग्रस्त हो गए हैं उनको रिप्लेस करेगा, उनका रिसाइकलिंग का काम करेगा, और उससे हम ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी कैसे जनरेट कर सके उस पर ये काम करेगा। ये जो हमारा पहल है क्या है सनराइज पहल, ठीक। इसके बाद है ये सोलर अलायंस के बारे में मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ सारी चीज़ें। चेयरपर्सन कौन है अभी ISA के, तो कौन है आशीष खन्ना। कौन है आशीष खन्ना, तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ हो जाता है।
इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने कौन से केंद्रीय वेतन आयोग को गठन की मंजूरी दी है। आजकल बहुत ज़्यादा चर्चा में है और जितने भी सेंट्रल का एम्प्लॉय हो या स्टेट एम्प्लॉय हो, आजकल खुशी की माहौल है भाई। तो पहले बात तो पूछा गया केंद्रीय वेतन आयोग गठन की मंजूरी दी गई है, कौन से केंद्रीय आयोग है, ठीक है। तो ये हमारे ऑप्शन है और इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 8th सेंट्रल पे कमीशन, ठीक है। 8वां वेतनमान अभी वेतन आयोग का गठन किया गया है, ये अपनी रिपोर्ट 1 साल में दे देगी, 18 महीने में ये दे देगी। इससे पहले कौन सा लागू था, तो 7th पे कमीशन याद लागू था, ठीक है। कमीशन, यहाँ पे ये गलत लिखा है, इससे पहले कमीशन की बात की जा रही है, ठीक है, कमीशन। अभी ये 8वां सेंट्रल पे कमीशन है। अगर इसकी अध्यक्ष की बात करें, क्योंकि हमेशा अध्यक्ष का नाम पूछा जाता है, तो कौन है, रंजना प्रसाद देसाई। कौन है, रंजना प्रसाद देसाई। और 7वें की बात करें तो कौन थे, अशोक माथुर। ये नाम पूछा हुआ है पीएससी में, जब 7वां वेतनमान लागू हुआ था तब पूछा था कि उस टाइम के अध्यक्ष कौन थे 7वां पे कमीशन का, तो कौन थे, तो अशोक माथुर। 8वें के कौन है, तो रंजना प्रसाद देसाई। और इनके अलावा 2 और सदस्य हैं, और ये क्या करते हैं, तो ये जो पहले तो सेंट्रल लेवल पे ये लागू होता है, तो जो एम्प्लॉयज़ हैं उनके वेतन में वृद्धि की जाती है, और इसके अलावा जो पेंशनर्स हैं उनके पेंशन में भी वृद्धि होती है, ठीक है। उसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं। तो ये आपको मेनली लिखा हुआ है, आप पढ़ लीजिएगा। सेंट्रल गवर्नमेंट ने 8th सेंट्रल पे कमीशन के गठन की मंजूरी दी है, ठीक है। इसके अध्यक्ष कौन है, तो पूर्व सुप्रीम कोर्ट की न्यायाधीश रंजना प्रसाद देसाई। कौन है, रंजना प्रसाद देसाई, जिनके बारे में मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी, कौन है, रंजना प्रसाद देसाई, ठीक। इसके बाद ये आप पढ़ लीजिएगा, उतना इंपॉर्टेंट नहीं हो जाता है। अगर पे कमीशन की बात करें तो इंपॉर्टेंट कमेटी होती है जो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई या पेंशनर्स को दी जाती है। इसके अलावा ये सेंट्रल पे लागू होने के बाद स्टेट भी इस चीज़ को लागू करता है। 1946 में पहला पे कमीशन जो हमारा था उसका गठन किया गया था, और उसके अध्यक्ष कौन थे, तो श्रीनिवास वरदाचारी। कौन, श्रीनिवास वरदाचारी। अगर पीएससी लेंदी क्वेश्चन बनाना चाहे या स्टेटमेंट में फंसाना चाहे तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट हो जाता है कि श्रीनिवास वरदाचारी कौन थे, या पहले पे कमीशन जब लागू हुआ था तो उसके अध्यक्ष कौन थे, तो कौन थे, श्रीनिवास वरदाचार्य। और 7th पे कमीशन की हम बात कर चुके हैं ऑलरेडी कि उसके कौन थे अध्यक्ष, तो अशोक कुमार माथुर। और अभी 8वां हमने किसने देखा, तो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश रंजना प्रसाद देसाई, ठीक। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के 90 कौन से 90 ग्रैंड मास्टर शतरंज के कौन बने। तो हमारा जो 90 नंबर के 90 नंबर के तो ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं, तो ये हमारा ऑप्शन है, और इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, इलमपर्ती AR। और ये कौन से राज्य से, आपको पता होगा कि मैक्सिमम चेस प्लेयर कहाँ से निकलते हैं, तो साउथ साइड से निकलते हैं। तो ये तमिलनाडु से बिलोंग करते हैं। इनकी एज अभी 16 साल है। कितना, 16 साल। या तो ये तो बात होगी 90 नंबर की, और कौन है, इलमपर्ती AR। लेकिन अगर हम बात करें कि अभी हमने ही बात किया था थोड़ी देर पहले कि हमारे पहले ग्रैंड मास्टर कौन थे, तो पहले ग्रैंड मास्टर कौन थे, विश्वनाथ आनंद। कौन थे, विश्वनाथ आनंद। और वो कब बने थे, तो आपके 1988 में पहले ग्रैंड मास्टर बने थे, ठीक है। तो पहले की बात हो गई। और अभी कितना है, कितने नंबर तक पहुंच चुका है, तो 90 नंबर तक पहुंच चुका है। और कौन है वो, इलमपर्ती AR, ठीक। ये इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में चीतों के पुनर्वास के लिए तीसरी साइट, ठीक है, कौन सी साइट, तीसरी साइट के रूप में किस अभयारण्य को चुना गया है। तीसरी साइट के रूप में किस अभयारण्य को चुना गया है, तो ये ऑप्शन है, और इसका सही आंसर होगा नौरादेही वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। कौन सा है, नौरादेही वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। अब बात करें कि ये तीसरी है, तो पहली दूसरी कौन सी है, तो पहला कौन सा है, कुनो नेशनल पार्क, कुनो नेशनल पार्क है, ठीक है। फिर दूसरा कौन सा था, तो गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी था। और तीसरा कौन सा है, नौरादेही वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। और ये सब कहाँ हैं, तो ये सब आपके MP में हैं। कहाँ, MP में है। आपको पता होगा कि नामीबिया और दक्षिण अफ्रीका से चीतों को लाके वहाँ पे छोड़ा गया था, क्योंकि वहाँ पे उपयुक्त कंडीशन थी उनके रहने के लिए, उनके आवास के लिए, तो वहाँ छोड़ा गया था ताकि फिर से भारत में चीतों को पुनर्जीवित कर सके। और तो कहाँ लाया गया था, कुनो में लाया गया था। तो पहला तो आपका कुनो हो गया, फिर दूसरा गांधी सागर हो गया, इसके बाद तीसरा कौन सा है, तो नौरादेही। इसके बाद है भारत के 77वें, क्या है, 77वें। तो पहला तो यही हो गया कि अभी जो 26 जनवरी मनाने वाले हैं वो कौन सा नंबर का होगा, तो 77, ठीक है, 77। गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि के रूप में किसे आमंत्रित किया गया है। तो अभी चीज़ चल रही है, अनाउंसमेंट हुआ है, देखते हैं अगर ये चीज़ चेंज भी हो सकता है। बट अगर अभी के हिसाब से देखें तो कौन हो सकते हैं, तो ये हमारे ऑप्शन है, और इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, यूरोपीय संघ के नेतृत्व में। कौन से, यूरोपीय संघ के नेतृत्व में। इससे पहले जो थे सुबियांतो प्रोबाटो, वो कौन से थे, कंट्री के थे, तो वो इंडोनेशिया के थे। कौन से, इंडोनेशिया की। और ये 76 नंबर का जो हमारा रिपब्लिक डे था, ठीक है, उस पर ये आए थे। कहाँ से वो बिलोंग करते थे, तो इंडोनेशिया से। और अभी कहाँ से बुलाया जाएगा, जो 2 प्रतिनिधि होंगे, 2 लोगों को बुलाया जा रहा है, तो वो कौन से होंगे, तो यूरोपीय संघ के, वो यूरोपीय संघ को नेतृत्व करने वाले होंगे, ठीक है, यूरोपीय संघ से रिलेटेड होंगे। तो ये हमारा
आज का सारे क्वेश्चन ख़त्म हो गए हैं। जब आपका राज्योत्सव ख़त्म हो जाएगा तो छत्तीसगढ़ के भी 4-5 दिनों का जितना भी होगा मर्ज करके हम उसका भी वीडियो ले आएंगे, ताकि आपका छत्तीसगढ़ का करंट अफेयर्स भी अपडेट होते रहे। तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।